नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस इन दोनों न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। आप यहाँ पे सीखेंगे कि बिजनेस न्यूज़पेपर्स को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे उनके आर्टिकल्स को एनालाइज करना है, उनके कॉज और इफेक्ट को इवैल्यूएट करना है। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। आईफोन एक्सपोर्ट्स सर्ज 54% इन अप्रैल अगस्त टू 15 बिलियन डॉलर्स। यहाँ पे बात कर रहे हैं आईफोन एक्सपोर्ट्स की हम लोग। एंड हम जानते हैं कि अभी नए आईफोन मॉडल्स भी लॉन्च हुए हैं और इसके अलावा एप्पल काफ़ी एग्रेसिवली इंडिया में एक्सपैंड कर रहा है ओवरऑल। अगर देखिए अपने आईफोन प्रोडक्शन को, क्योंकि चाइना से सारी कंट्रीज इंडिया में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करना चाहती हैं। हम लोग एक पॉलिसी भी पढ़ रहे थे, जैसे इसे हम कहते हैं चाइना प्लस वन पॉलिसीज, जो सारी कंपनीज फॉलो करना चाहती हैं इस वक्त की चाइना के जगह पे साथ साथ एक और उनके पास कंट्री हो जहाँ पे उनका प्रोडक्शन हो, ताकि वो बैलेंस कर पाए ओवरऑल अपने ट्रेड को। तो यहाँ पे 5 बिलियन का मार्क का जो मार्क है वो टच हो चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ आईफोन्स फ्रॉम इंडिया। आईफोन जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है इस वक्त $5 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है पिछले फर्स्ट 5 मंथ में, अप्रैल से अगस्त, मतलब हर महीने $1 बिलियन के आईफोन्स हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रोथ है 54% की। यस, एंड सिर्फ यही नहीं, इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व्ड है। अभी हमने सुना कि टाटा ने विंस्टन नाम की कंपनी को एक्वायर किया है, जो ताइवान की कंपनी थी। एंड टाटा ग्रुप भी यहाँ आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो एप्पल डिसाइड कर रहा है कि वो आईफ़ोन 16 प्रो एंड आईफ़ोन मैक्स आईफ़ोन मैक्स को इंडिया में बनाएगा। अब मैं बता दूँ, कई लोग कह रहे थे कि आईफ़ोन 16 जो है ये पहले से सस्ता है ओवरऑल इंडिया में, एंड उसका रीज़न ये बताया जा रहा था क्योंकि वो मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया से। तो मैं बता दूँ, ये सही नहीं है। एक्चुअली ग्लोबली अगर आप देखें तो प्राइस इसके हर जगह पे थोड़े काफ़ी जगहों पे सस्ते लॉन्च हुए हैं पहले से, और ऐसा नहीं कि इंडिया में सस्ता इसलिए है क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, बल्कि अभी मैन्युफैक्चर होने की बात चल रही है। तो एप्पल ने डिसाइड किया है कि वो आईफ़ोन 16 प्रो एंड आईफ़ोन मैक्स इंडिया में बनाएगा, एंड इट विल गिव अ फिलिप टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री दिस फाइनेंशियल ईयर। इससे और बूस्ट मिलेगा हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को जो इंडिया करेगा आईफ़ोन के। एंड अगर आप कंपेयर करें एप्पल के खुद के जो नंबर्स हैं, 5 मंथ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इट्स फुल ईयर फिगर फॉर FY22। सो जितना पिछले साल हमने पूरे साल में एक्सपोर्ट किया था, इस बार हम लोग सिर्फ 5 महीने में कर चुके हैं। सो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। करीब 54% का इस बार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो अमेजिंग ग्रोथ रेट है। एंड इससे काफ़ी सारी आपकी कंपनीज़ हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स का शायद पार्ट हो अभी, जिन्हें बहुत बेनिफिट भी मिल रहा होगा। कुछ लोग अगर एग्ज़ाम्पल के लिए बता सकते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ कि इस वक़्त कौन-सी ऐसी लिस्टेड कंपनीज़ हैं जो एप्पल के आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सप्लायर है या पार्टिसिपेंट है या डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कर रहा है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। तो एप्पल ने प्रोड्यूस किए हैं करीब $14 बिलियन ऑफ आईफोन्स इन इंडिया, अगर बात करें FY24 की, जिसमें से 10 बिलियन एक्सपोर्ट्स होंगे टू कंट्रीज इन यूरोप, वेस्ट एशिया एंड इन सिग्निफिकेंट मैनर द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। एप्पल चाहता है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल्स को पुश करे। इंडिया में ऑलरेडी 67,000 करोड़ की सेल्स पुश हो चुकी है एप्पल की, एंड बल्क इसमें से आ रहा है आईफोन सेल से, ना कि आईपैड या मैकबुक के। एंड जिस हिसाब से इंडिया में इनकी सेल्स है, वी नो कि इसमें काफ़ी बड़ा हाथ नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर्स का एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज का है। तो एप्पल जैसे जैसे अपनी पार्टनरशिप भी इंप्रूव करता रहेगा इन कंपनीज के साथ एंड इन चैनल्स के साथ, आई थिंक विल सी कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स और रेवेन्यू के टर्म्स में भी। तो इससे इंडिया का भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो सप्लायर्स हैं एप्पल के, उनकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगी ओवरऑल। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। बैंकर्स पुट वोडाफोन आइडियाज कॉल फॉर 35,000 करोड़ ऑन होल्ड। वोडाफोन आइडिया, ये मैं बोलूँगा तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में। एंड वी नो जो स्टोरी है काफ़ी लंबी रही है। जियो के आने के बाद से काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स बंद हो गए टेलीकॉम के। काफ़ी सिम कार्ड्स पहले हुआ करते थे हमारे पास, लेकिन अब 3 मेजर प्लेयर्स हैं और उसमें भी मेजर प्लेयर्स में वोडाफोन को काउंट नहीं किया जाता अब देखिए यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम चल रही है वोडाफोन के लिए। कई साल से लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है, ₹8, ₹9, ₹10, ₹5 से। अगर आप में से भी किसी ने लगा रखा है तो ज़रूर बताइएगा। बट काफ़ी सारी कंपनी वहाँ से 100-100 रुपए हो गई। आप देखिए सुज़लॉन ₹7-8 मिलती थी, वो ₹70 हो गई। टाटा टेली सर्विसेज़, ये भी टेलीकॉम की कंपनी थी जो ₹1 पे भी आ गई थी
और वहाँ से वो 200-300 रुपए चली गई। लेकिन वोडाफ़ोन आइडिया खरा नहीं उतर पाया लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे पिछले 5 सालों में। अब देखिए इतना सारा सबसे पहले तो डेट इनके ऊपर है ना, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये जो खबर आई है, ये आई है बैंक्स के बारे में। बैंक्स वोडाफ़ोन आइडिया को 35,000 करोड़ का लोन देने की बात कर रहे थे, जिसको इन्होंने अभी होल्ड पे रख दिया है। येस एंड काफ़ी सारी सारे कंसर्न्स हैं बैंक्स के। तो एक बार हम देख लेते हैं कि बैंक वोडाफ़ोन आइडिया को पैसा क्यों नहीं देना चाह रहे हैं, जब रिटेल इन्वेस्टर्स इतना पैसा ऑलरेडी डाल रहे हैं इस कंपनी में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हेजिटेंट हैं कि वो लोन प्रोवाइड करें इस टाइम पे कैश स्टार्ट वोडाफ़ोन आइडिया को, जो थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि इनकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लायबिलिटीज़ वो पैसा होता है, वो चीज़ें हैं जो हमें चुकानी है, उधार है बेसिकली। एंड एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि इनके पास ना प्लान नहीं है कि पैसे को किस तरीके से खर्च करने वाले हो, अगर कोई पूछे तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तरीके से। तो ओवरऑल वोडाफ़ोन आइडिया का कहना है कि जो बिज़नेस स्टैंडर्ड के को इन्होंने ये कहा कि इनका जो एक की माइलस्टोन था डेट फंडिंग प्रोसेस का, वो इस वक़्त अपडेट हो चुका है ऑफ द इंडिपेंडेंट टेक्नो इकोनॉमिक वैल्यूएशन टीईवी, जो बैंक से इनिशिएट किया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं क्लैरिफाई किया कि ये जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट आई है, टेक्नो इकोनॉमिक इवैल्यूएशन हुआ इनका, जो बैंक्स ने किया है, वो फेवरेबल है इसके डेट फंडिंग प्रोसेस के लिए या अनफेवरेबल है। इन्होंने रिजल्ट नहीं बताया, बट इन्होंने ये बताया कि खत्म हो गया है प्रोसेस। एंड बैंकर्स ने एडवाइस किया था वोडाफोन आइडिया को कि आप ना इक्विटी के थ्रू पैसा रेज़ करिए। अब देखिए कोई भी कंपनी ना 2 तरीके से पैसा रेज़ करती है और कोई भी इंसान भी 2 तरीके से पैसा रेज़ करता है यूजुअली, ठीक है? तीसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली लोग नहीं करते तीसरे तरीके से ज़्यादा पैसा रेज़। सबसे पहला तरीका क्या है? डेट। आप उधार लीजिए, आप लोन लीजिए। उसके लिए आप कहाँ जाएँगे? बैंक्स, ठीक है? या फिर दूसरा तरीका भी है, या आप बॉन्ड्स भी इश्यू कर सकते हैं। यस। दूसरा तरीका क्या है पैसा उठाने का मार्केट से? वो है इक्विटी। मतलब शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को आप लिस्ट कर दीजिए। शेयर मार्केट में जब आप लिस्ट करते हैं तो अपने कंपनी को पार्शियली आप सेल कर देते हैं, किसको? पब्लिक को। तो आपकी कंपनी को इसलिए पब्लिक कंपनी बोला जाता है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है भाई? पब्लिक सेक्टर कम पब्लिक है क्या? पब्लिक कंपनीज़ वो हैं जहाँ पे पब्लिक का पैसा लगा है। तो इससे क्या हुआ? आपने लेट्स से अपनी कंपनी का 20% बेच दिया 1000 करोड़ में, और अब उस पैसे को आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी में और चीज़ें एक्सपांड कर सकते हैं, नए शोरूम खोल सकते हैं, राइट? नया प्लांट बना सकते हैं। तीसरा है एसेट सेल, यूजुअली ये कंपनीज़ नहीं करती हैं। ठीक है? बहुत एसेट हेवी कंपनी है, वही करती है, वो अपने एसेट्स को बेचेंगी, कोई बहुत अच्छा लैंड वगैरह जो उन्होंने पहले लिया था उसको सेल करके, काफ़ी बड़े एसेट्स होते हैं जिनके पास, उससे वो पैसा रेज़ कर सकती हैं। अब वोडाफ़ोन आइडिया के पास सबसे पहले वोडाफ़ोन आइडिया को बैंक्स ने बोला कि ठीक है हम लोन इवैल्यूएट करते हैं 35,000 करोड़ का। 35,000 करोड़ का लोन लेते वक़्त बैंक ने ये कह रही कि देखो लोन तो नहीं दे सकते, आप क्यों ना इक्विटी पे फॉलो करो, आप इक्विटी सेल करो। इसका मतलब वोडाफ़ोन आइडिया को कहा जा रहा है कि अपने शेयर्स को बेचो। एंड उससे पैसा लेकर आओ और उसके बाद आप आओ एक डेट के लिए, तब हमारा बेटर इवैल्यूएशन रहेगा आपको लेकर। तो वीआई एक्सपेक्ट कर अगर वीआई एक्सपेक्ट करता है कि बैंक सोल फंडर्स रहेंगे तो ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि बैंक्स डर रहे हैं सोल फंडर बनने से इस कंपनी के। एंड क्योंकि इनके पास लायबिलिटीज को लेके क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा लायबिलिटीज है। वोडाफोन करीब 35,000 करोड़ का लोन मांग रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जब तक नहीं मिल जाता बैंक को कि आप बताओ एक-एक रुपया आप कहाँ खर्च करने वाले हो, तब तक बैंक इनको नहीं देने वाला एक भी रुपया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर प्लान लेके आएँ कि कहाँ होने वाला है पैसा खर्च। तो इनका कहना है कि वो ट्रैक पर हैं कि वो फंड रेज़िंग कर लेंगे, जो इन्होंने आउटलाइन किया है प्लान वो इस साल। एंड इन्होंने 45,000 करोड़ का फंड रेज़ का टारगेट रखा है। ये पैसा मार्केट से उठाएँगे 45,000 करोड़ का, जहाँ डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है। तो इक्वि डेट से ही माँग रहे हैं 35,000 करोड़, मतलब इक्विटी ये शेयर बेचकर 10,000 करोड़ और उठाएँगे मार्केट से। एंड प्लान ये है कि इन्होंने ऑलरेडी रेज़ कर लिया है 18,000 करोड़ इंडिया के लार्जेस्ट एफपीओ में। येस। एंड प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वर्थ 2,080 करोड़ टू एबीजी एंटिटी, प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी आदित्य बिरला ग्रुप। एबीजी का मतलब होता है आदित्य बिरला ग्रुप। तो इन्होंने केपेक्स गाइडेंस रखा है 50 से 55,000 करोड़ का अगले 3 सालों में खर्च करेंगे। 5G सिटीज बनाएंगे, 5G अपग्रेड लाएंगे, 4G कस्टमर बेस को भी ओवरऑल ये इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनके पास आप देखेंगे 2G के कस्टमर सबसे ज्यादा थे। अब लोगों का कहना है कि फंड रेजिंग इनफ नहीं है। अर्लियर अगर आप देखें तो बैंक ने असेस किया था कि वोडाफोन की लायबिलिटीज और इनका जो रीपेमेंट का शेड्यूल है, इनको चुकाने का, ये बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जियो के पास पैसे की कमी नहीं है, एयरटेल ऑलरेडी इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, तो इन सबके पास पैसों की कमी नहीं है। तो आप बहुत ही इस टाइम पे टफ कंपटीशन में हैं, तो वोडाफोन के लिए आगे काफ़ी टर्बुलेंट रहने वाला है टाइम, मतलब उतार-चढ़ाव बने रहेंगे इस कंपनी के लिए। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डाल के भूल चुके हैं एंड
उनके हिसाब से कई लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा पैसा भी डाला, तो वो डर भी जाते होंगे मेरे ख्याल से जब इसमें 5-6% की मूवमेंट ऊपर-नीचे आती रहती है। मगर आप देखें तो अभी भी लोग इसमें काफ़ी हद तक बने हुए हैं, जितने भी लोग हैं एंड काफ़ी ज़्यादा होप भी है लोगों को इसको लेकर, तो हमें देखना होगा कि कैसे ये प्ले आउट करता है। गवर्नमेंट वोडाफ़ोन आइडिया का लार्जेस्ट क्रेडिटर है, जहाँ पे इनके पास 33.4% इक्विटी स्टेक है एंड ओवरऑल इनके जो इंटरेस्ट ड्यू से 16,000 करोड़ के इसको इन्होंने इक्विटी में बदल दिया। मतलब इससे कंपनी के शेयर मिल गए इन्हें, पैसे कंपनी नहीं चुका पाई। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी शेयर होल्डर है। आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पे, सारे इन ब्रीफ नहीं लेकिन कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स में डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। ब्रेंट, ब्रेंट क्या होता है? क्रूड, कच्चा तेल, ब्रेंट क्रूड की बात हो रही है यहाँ पे, ये $70 पर बैरल से भी नीचे आ चुका है। ओपेक, ओपेक क्या है? ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है, इन्होंने डिमांड के फोरकास्ट को रिवाइज़ कर दिया है। इनके हिसाब से अब देखते हैं डिमांड क्या रहने वाला है। ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स $70 पर बैरल को भी इन्होंने ब्रीच कर दिया, तो क्या पेट्रोल सस्ते हो जाएँगे? भाई नहीं, पेशेंस रखिए। पेट्रोल सस्ते गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन ये पैसा जो है ये गवर्नमेंट की जेब में ज़रूर जाएगा अगर ये सस्ता होता है। तो ओपेक प्लस ने रिवाइज़ किया है अपना डिमांड का फोरकास्ट, इनके हिसाब से डिमांड ऑयल के लिए ज़्यादा नहीं रहने वाला। तो ब्रेंट क्रूड करीब $2.5 नीचे था या फिर 3.5% ओवरऑल एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये भी कच्चा तेल ही होता है, ये डाउन था करीब, ये भी $2.5 नीचे था 3.64% टू $66.21। तो ट्यूसडे को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज का ग्रुप है, इसका नाम भी सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, मंथली रिपोर्ट, और कहा कि जो वर्ल्ड का ऑयल डिमांड है ये बढ़ेगा 2.03 मिलियन पर बैरल्स पर डे से 2024 में और जो पिछले मंथ का फोरकास्ट था ये उससे कम हो गया है। यस, तो ग्रोथ तो रहेगी ओवरऑल, लेकिन ग्रोथ बहुत कम रहने वाली है और जो रिवीजन है वो नेगेटिव हुआ है, पहले से कम रहेगी। तो ओपेक ने 2025 का भी जो ग्लोबल डिमांड का फोरकास्ट है उसे कम कर दिया है और कर दिया है 1.74 मिलियन बैरल्स पर डे, जो था 1.78। तो बैरल्स मैंने आपको बताया ये ड्रम्स को बोलते हैं जिसमें क्रूड ऑयल को रखा जाता है, तो करीब 1.74 मिलियन बैरल्स पर डे रहने वाला है, जो इस वक्त से तो काफी कम है। इस वक्त तो फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब करीब 2.03 मिलियन बैरल्स पर डे। तो डेटा जो रिलीज हुआ है वो दिखा रहा है कि चाइना के एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए हैं अगस्त में अपने फास्टेस्ट पेस पे नियरली 1 से 1.5 साल में, लेकिन इंपोर्ट्स अभी भी बहुत डिसअपॉइंटिंग है एंड डोमेस्टिक डिमांड चाइना में अभी भी बहुत डिप्रेस्ड है, सो चाइना में ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिलने वाला है। यूक्रेन ने स्ट्राइक किया है मॉस्को को अपने बिगेस्ट ड्रोन अटैक से, बट ये न्यूज़ अब बहुत पुरानी हो चुकी है, इनको हम डेली कवर करते हैं। अब स्टॉक मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमारी लाइफ को, कि यूक्रेन और गाज़ा में क्या हो रहा है। इवन इज़राइल और गाज़ा के साथ भी सेम सिनेरियो है। इतना रेगुलर हो गया है ये कि अब इट्स नॉट वर्थ ऑफ बिकमिंग अ न्यूज़। आप देखेंगे न्यूज़ मीडिया चैनल्स भी इसे कवर नहीं करती बहुत ज़्यादा। एंड वन थिंग कि यहाँ पे हमें पता है कि अब कोई क्लैरिटी नहीं है और ये छोटे-छोटे स्ट्राइक्स चलते ही रहेंगे। ओवरऑल यहाँ पे मैं बात करता हूँ आखिरी आर्टिकल की एंड ये है यूएस हाउस पासेस बिल टू रिस्ट्रिक्ट बिजनेस विद चाइनाज बायोटेक फर्म। यूएस क्या कर रहा है? चाइना के ऊपर प्रेशर बना रहा है। कैसे? इन्होंने बोला सबसे पहले तो जो हमारे पास एनवीडिया के हाई एंड प्रोसेसर हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इसकी टेक्नोलॉजी हम चाइना के पास नहीं जाने देंगे। इसके बाद अब ये कह रहे हैं, इन्होंने बिल पास किया है अपने हाउस में और इनका कहना है कि हम चाइना के पास अपने बायोटेक फर्म्स का बिजनेस नहीं जाने देंगे। आप चाइना के साथ बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में नहीं आओगे। तो ओवरऑल ये क्या करना चाहते हैं? चाइना के ओवरऑल जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जितनी भी, इनको नेशनल सिक्योरिटी का रीजन देके इसके ग्राउंड्स पर ये दबाना चाहते हैं। तो ऐसा कई बार देखा गया कि यूएस ने काफ़ी सारे कंपनीज़ को दबाया है चाइना के, काफ़ी सारे सेक्टर्स को इन्होंने प्रेशराइज़ किया और कॉम्पिटिशन से बाहर किया, ये बोलकर कि ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे बायो सिक्योर एक्ट के लिए इन्होंने वोट किया और अब चाइना की कंपनीज़ आसानी से बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में ट्रेड नहीं कर पाएँगी यूएस की कंपनीज़ के साथ। आते हैं एडिटोरियल आर्टिकल पर, इफेक्ट्स ऑफ ओवर कैपेसिटी। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिनको एडिटोरियल पसंद है उनके लिए। इफेक्ट्स ऑफ ओवर कैपेसिटी, अंडर कैपेसिटी, ओवर कैपेसिटी क्या होता है? आपकी कैपेसिटी अगर 40 किलोमीटर दौड़ने की है, आप 10 ही किलोमीटर दौड़ रहे हो, ये अंडर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। ओवर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अगर 40 किलोमीटर दौड़ने की कैपेसिटी पे आप अगर 50 किलोमीटर दौड़ो। ये बहुत ही सिंपल प्लेन एग्जांपल था, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में क्या होता है कैपेसिटी? अगर आप 1 टन गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, लेट्स से चावल प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो कि डिमांड सिर्फ 20 टन की है, लोगों ने चावल खाना ही छोड़ दिया। तो क्या होगा? आप अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अंडर यूटिलाइजेशन में बिज़नेसेस को लॉस बहुत होता है, क्योंकि आपने इतना खर्च करके
100 टन की कैपेसिटी बनाई, मशीन बनाई, ज़मीन भी ज़्यादा खरीदी होगी, प्लांट बड़े बनाए होंगे, लोगों को ज़्यादा हायर किया होगा। सिर्फ़ 20 टन पे अगर आप प्रोड्यूस करोगे, तो आपकी 80 टन की जो कैपेसिटी है, वो वेस्ट जा रही है। 20 टन आप यूज़ कर रहे हो, चावल प्रोड्यूस कर रहे हो और 80 टन की जो कैपेसिटी है, ये अनयूज़्ड है एंड ये आपके लिए पूरी की पूरी लॉस है आपके बिज़नेस के लिए। तो बिज़नेस अगर 80 टू 100% कैपेसिटी पे चले, तो बहुत फ़ायदा होता है उसे, राइट? ऐसे समझिए जैसे कि एक बहुत फाइन एग्जांपल मैं देता हूँ जो मेरे अभी दिमाग में आया है, उसके बाद हम एडिटोरियल भी शुरू करेंगे। आपने कभी ऑटो में अगर आप बैठे हो, तो कुछ ऑटो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जब मेरे पास पूरी ऑटो मेरी भर जाएगी, मैं तब चलूँगा यहाँ से। रिज़र्व करके जा रहे हो तब तो वो अकेले जाने को तैयार है, लेकिन आपको हर एक सीट का पैसा देना पड़ेगा। मतलब जब भी आप ऑटो को रिज़र्व करते हो, आप 100% कैपेसिटी बुक करते हो उस ऑटो की 100%। लेकिन अगर आप अनरिज़र्व करते हो या किसी बस में भी जाते हो, तो वो वेट करेगा कि कैपेसिटी करीब 80 से 100% हो जाए, उसके बिना वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पैसा उतना ही लगना है उस जगह जाने का, राइट? यहाँ से दिल्ली टू मुंबई अगर कोई बस जाती है, तो पैसे उतने ही लगेंगे चाहे उसमें 100 लोग बैठे या 20 लोग बैठे। लेकिन 100 लोग बैठेंगे तो कमाई अच्छी होगी, 20 लोगों को लेकर जाएँगे तो लॉस हो जाएगा, राइट? और ऑटो वालों को तो मैंने देखा है इवन प्राइवेट बसेस को कि वो 150% कैपेसिटीज़ पे चलते हैं। सो वी नो कि लोग ऊपर भी बैठते हैं, खड़े भी रहते हैं उसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना में प्रॉब्लम क्या है? चाइना ने ना इतना इंडस्ट्रियलाइज़ कर दिया अपने आप को और इतना कंज़म्पशन रहा वहाँ पे, इतना कंज़म्पशन को प्रमोट किया गया कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उनके पास प्रोड्यूस करने की। पूरा दुनिया के कंज़म्पशन के लिए ना वो सारा सामान बना के अभी रख देंगे, इतना कैपेसिटी है उनके पास। तो पिछले 10 साल तक इकोनॉमिस्ट ने एडवाइस किया है गवर्नमेंट ऑफ चाइना को कि आप रीबैलेंस करो अपने इकोनॉमी को, ठीक है? रीबैलेंस करो और जो इन्वेस्टमेंट है कंज़म्पशन के टॉवर्ड्स जो एग्ज़म्पशन ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको वहाँ से दूर लेकर जाओ और किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करो। मतलब ये खाली कंज़म्पशन को बढ़ावा दे रहे हो। आप लोगों को बिल्कुल इंसेंटिवाइज़ कर रहे हो कि आप पैसे खर्च करो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंज़्यूम करो। एक चीज़ 1 महीने से ज़्यादा यूज़ मत करो। कार लो, 1 साल बाद बदल दो, फ़ोन हर साल बदल दो, राइट? कपड़े लेते रहो फिर फेंको। तो इस तरीके से क्या आप कंज़म्पशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इससे कंपनीज़ को फ़ायदा बहुत होता है, राइट? अब कंपनीज़ देखेंगी कि यार मैं कार बना रहा हूँ, एक आदमी के लिए मुझे 10 साल में 3 कार्स बनानी है, क्योंकि ये 3 कार कम से कम चेंज कर लेता है 10 साल में, राइट? तो कैपेसिटी वो वैसे ही बनाएगी। अब चाइना के साथ हुआ क्या? चाइना के साथ क्या हुआ कि ओवरऑल अब वहाँ पे ग्रोथ बड़ी कम हो गई इकोनॉमी में और मैं ओवरऑल टर्म क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्टर की बात करेंगे, जो चाइना में काफ़ी बबल था एंड काफ़ी क्रैश देखने को मिला हमें प्रॉपर्टी सेक्टर में, बाकी सेक्टर्स में भी काफ़ी वीकनेस आई। तो हम ये जज कर सकते हैं कि चाइनीज़ इकोनॉमी सजेस्ट कर रही है कि या तो जो प्रोसेस ऑफ रीबैलेंसिंग है, वो अभी अंडरवे है, वो चल रहा है या फिर जो हैज़ार्ड्स हैं रीबैलेंसिंग के जिन्हें हम अवॉइड करना चाहते थे, वो फाइनली अब कॉट अप कर चुके हैं, वो आ चुके हैं, अब हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। प्रोडक्टिविटी एक इज़ अंडरगोइंग अ ट्रांज़िशन, ये ट्रांज़िशन के थ्रू जा रही है। रियल एस्टेट डिमांड और कंस्ट्रक्शन डिमांड अभी स्लैकेंड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वीक है। हाउसहोल्ड सेविंग्स भी कम हो रही है, लोग पैसा सेव भी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं और कंज़म्पशन पैटर्न जो है, ये भी शिफ्ट हो रहा है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में कई बार बता चुका हूँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग गेज करनी है, किसी भी कंट्री की ग्रो कर रही है यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो देखो पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये बताता है कि इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो रहा है या नहीं। और अगर ये 50 से ऊपर जा रहा है, तो मतलब ग्रो हो रहा है। 50 से नीचे जा रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और चाइना में ये बिलो 50 है इस वक़्त, कई मंथ से। तो साइज़ और पावर जो चाइनीज़ इकोनॉमी की है इस वक़्त, ये ऐसे लेवल पे आ चुकी है जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स अफेक्ट हो चुके हैं, जो कमोडिटी मार्केट से भी लिंक्ड है एंड कमोडिटीज़ ओवर द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे तो ये नीचे चल रहे हैं, दे आर डाउन। कोई भी कमोडिटी उठाइए, मेटल से लेके नॉन मेटल्स, सब कुछ काफ़ी नीचे चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिमांड ही नहीं है। चाइना ही सबसे बड़ा डिमांड था इनका एंड अब इसका फ़ायदा इंडिया को भी हो रहा है क्योंकि इंडिया को सस्ते में मिल जा रही है ये चीज़ें। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का बेंचमार्क है ये वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, मैं कई बार समझा चुका हूँ। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कौन से ऑयल को बोलते हैं? एक तो ब्रेंट क्रूड होता है और एक डब्ल्यूटीआई होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड डब्ल्यूटीआई सस्ता होता है हमेशा ब्रेंट से, उसका रीज़न क्या है मुझे ये भी बताइए। तो WTI crude oil is more than 5% cheaper than it was in the beginning of the year. क्रूड ऑयल सस्ता हो रखा है पहले से, क्यों? क्योंकि चाइना में डिमांड थी, डिमांड कम हो गई, तो सप्लाई ओवर सप्लाई क्रिएट हो गया है मार्केट में। नेचुरल गैस भी 12% से ज़्यादा नीचे है। आयरन ओर अगर आप देखें, सिग्निफिकेंटली यहाँ पे नीचे चल रहा है, काफ़ी सस्ता हो गया है, 33% नीचे है सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2024।
स्टील प्राइस पे काफ़ी प्रेशर आ चुका है। इंडिया में मेटल सेक्टर क्यों नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है? क्योंकि स्टील प्राइस बड़े कम हो गए हैं। कॉपर, जिसे बेल वेदर मेटल कहा जाता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए, ये भी ऑपोज़िट डायरेक्शन में जा चुका है, जो है अप 6.3% ईयर टू डेट। तो ऑन द कॉन्ट्ररी जो पीस ऑफ डेटा है नेचुरल गैस फ्यूचर्स का, जो बॉटम पर आ चुका था 2023 में, ये भी धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। कुछ पार्ट हैं डिसएग्रीगेटेड कोल मार्केट के, वहाँ पे भी बढ़िया प्राइस सिग्नल्स देखने को मिल रहे हैं देन ऑयल एंड गैस। ओवरऑल कॉपर पॉजिटिव है, कोल मार्केट थोड़ा स्ट्रांग है एंड नेचुरल गैस में हमें दिख रहा है कि रिकवरी धीरे-धीरे आ रही है। बट चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर आप डेटा देखें तो ये बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। इंडिया की अगर बात करें, जो सेक्टर डायरेक्टली अफेक्ट होता है इस शिफ्ट से इन कमोडिटी मार्केट इज स्टील। यस, अभी हमने बोला मेटल सेक्टर को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इंडिया में, क्योंकि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में अगर मेटल के दाम घट जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो खर्चे हैं मेटल को बनाने के वो तो सेम है। तो अगर इसके दाम लेकिन घट गए तो हमें वो सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो इंडिया में भी मेटल कंपनीज को इसलिए इससे काफी प्रेशर झेलना पड़ रहा है। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और काफी मेजर इनके प्लान्स भी है एक्सपेंशन के लिए टू 2030। करंट प्रोडक्शन इंडिया का अभी 120 मिलियन टन है और गवर्नमेंट चाहती है इसे डबल से ज्यादा करे बाय 2030। 300 हम लोग मेट्रिक टन में जाना मिलियन टन में जाना चाहते हैं। तो प्रोडक्शन को 120 से 300 करने के लिए ये ऑलमोस्ट ढाई गुना जो हम करने वाले हैं, इससे मार्केट में सप्लाई भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। एंड अगर सप्लाई इतनी ज़्यादा क्रिएट होती है, तो ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में जो ओवर सप्लाई है, उसकी वजह से हमारी कंपनीज़ को यहाँ थोड़ा लॉस झेलना पड़ेगा। तो जितनी भी लार्ज इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं स्टील के एंड जिनके पास भी कैप्टिव आयरन ओर ओन माइंस हैं, ठीक है, जो भी ओवरऑल प्राइजेज़ हैं, जो सॉफ्ट हो रहे हैं, मतलब प्राइजेज़ कम हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, कॉमन सेंस से इनको मदद नहीं कर रहे हैं, इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो पैराग्राफ है, ये कह रहा है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स जिनके पास आयरन ओर माइंस भी हैं, उनको भी कोई मदद नहीं मिल रही है। काफ़ी इन्हें प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। मार्जिन काफ़ी इनका कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट की वजह से, स्पेसिफिकली जो प्राइस कम हो गया है सेलिंग प्राइस उसकी वजह से। तो एक्सेस सप्लाई सबके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्लड कर दे रहे हैं चाइनीज़ अपने प्रोडक्ट से ग्लोबल मार्केट को। इससे क्या हो रहा है कि स्टील सेक्टर बोल रहा है कि गवर्नमेंट आप एक काम कीजिए, हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे टैरिफ लगाना चाहिए, इन पे टैक्स लगाना चाहिए चाइनीज़ गुड्स पे, ठीक है? जो कुछ पार्टिकुलरली हाई अभी नहीं है। तो कोई इस कंपनी को ताकि लॉस ना हो, ज़्यादा जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहें। टाटा स्टील के शेयर प्राइस में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 64% तो डिक्रीज़ हुआ है इनका प्रॉफिट। तो यहाँ पे स्टील प्रोड्यूसर्स ने पिटिशन किया है अपनी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि हम कैपेसिटी एक्सपेंशन तो करेंगे, लेकिन अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा तो हम अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएँगे और जो 2030 तक का आपका टारगेट है 2030 का 300 मिलियन टन प्रोडक्शन का स्टील का, ये तो हम नहीं कर सकते इतने कम दाम पे अगर ये बिकने वाला है तो। तो वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट यहाँ पे किस तरीके की डिसीजंस लेती है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। 38,000 करोड़ के इक्विटी इन्फ्लोज आए हैं म्यूचुअल फंड्स में अगस्त में। तो ये मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कस नहीं करूँगा, हर महीने मैं ये आर्टिकल डिस्कस करता हूँ क्योंकि हर महीने हमारे यहाँ रिकॉर्ड इन्फ्लो आ रहा है एंड यहाँ पे हम सिर्फ इस चार्ट को डिस्कस करने आए हैं। देखिए लोग ओवरऑल कितना पैसा लगा रहे हैं इस टाइम स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इसका डेटा है ये। एंड अगर आप यहाँ देखें तो ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू है। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू वो है जो पैसा पूरा आया मार्केट में, लेट्स से 50 लाख रुपए आए। नेट क्या होगा? जित 50 लाख रुपए आए, लोगों ने निवेश किया लेकिन 15 लाख का लोगों ने बेचा भी। तो 50 माइनस 15 लाख जितने का बेचा, नेट इनफ्लो कितना हुआ? 35 लाख का। तो यहाँ पे नेट और ग्रॉस लिखा हुआ है ओवरऑल। अगर आप चेक करें तो ये डेटा दिखा रहा है हमें कि किस तरीके की ग्रोथ हुई है पिछले 1 सालों में स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में। जहाँ पिछले सितंबर का आप डेटा देखते हैं तो ये था 42,155 करोड़। जहाँ पे नेट इन्फ्लो था 14,000 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर अगस्त का आप डेटा देखते हैं तो करीब 72,542 करोड़, यू कैन सी हियर 72,542 करोड़ का ग्रॉस इन्फ्लो है, जिसमें नेट इन्फ्लो 38,000 करोड़ का है। जुलाई में 37,000 करोड़ का, जून में 40,000 से भी ज़्यादा, मई में 34,000। तो ये जो डेटा है ये किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और इससे पता चलता है कि इंडियन पब्लिक का इंडियन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है अगर मार्केट ऊपर जाए तो। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाए तो लोग तुरंत बेच देते हैं। तो काफ़ी लोग इसीलिए स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं भी कमा पाते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं
50 लाख रुपए लगा रहा हूँ और मैं 20 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ या 10 साल के लिए, लेकिन वो डेली प्राइस चेक करते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि जब आप ज़मीन लेते हैं, तो क्या आप डेली जाके वहाँ प्राइस पूछते हैं कि आज रेट कितना चल रहा है, कल कितना चल रहा है? अगर आप पूछेंगे ना, तो हो सकता है 10 दिन बाद आपको बताए कि ज़मीन ज़्यादा सस्ती है और आप पैनिक में उसे बेच भी दें। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे लोग पैनिक जो करते हैं, वो पैसा नहीं कमा पाते ओवरऑल। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा पैसा आया है और मार्केट करीब 25-30% ऊपर आ चुका है ओवरऑल 1 सालों में। तो मार्केट में लोगों को पैसा मिला है, जिन्होंने ज़्यादा पेशेंस नहीं रखा है, उन्हें भी। लेकिन ये ज़रूरी है कि मार्केट अब जब नीचे आए, तब भी लोग इसी तरीके से पैसा डालते रहें, ना कि मार्केट को बिल्कुल अबैंडन कर दें। आते हैं अगले आर्टिकल पर। 2 लाख करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट्स टू बी अप्रूव्ड बाय दिसंबर। अभी हमने डिस्कस किया था रोड प्रोजेक्ट्स के बारे में कि इंडिया में इस साल सिर्फ 95 किलोमीटर्स, बस इतने का ही इतने किलोमीटर्स का ही रोड प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। तो करीब 5000 किलोमीटर्स के होने थे। तो कितने प्रोजेक्ट्स अब सोचिए पाइपलाइन में हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो सकते हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ पे हमें नज़र रखनी चाहिए। कौन सी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, जिनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो गवर्नमेंट डिटरमिन्ड है कि वो अवॉइड करेगी कोई भी लेट अप इन द पेस ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट हाईवे कंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, उसका ये कहना है। और 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं, जिनको यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे नितिन गडकरी जी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, यहाँ पे इसको लेकर आएँगे मार्केट में। एंड ये प्रोजेक्ट्स असाइन होंगे डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हाईवे एंड रेलवे वेंचर्स हैं, जिसे नरेंद्र मोदी 3.0 गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस। तो इंडियन एक्सप्रेस आइडिया एक्सचेंज पे गडकरी जी का कहना है कि अप्रूवल स्टार्ट हो चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के। एंड अगर आप प्राइम मिनिस्टर का 2047 विजन देखें, तो वो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स टेंडर वाइज क्लियर कर रहे हैं। लास्ट मंथ कैबिनेट ने 51,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। दूसरे 40 से 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अप्रूव होने वाले हैं दिसंबर तक। एंड अगर आप देखें, करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अप्रूव हो जाएँगे। तो प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा केपेक्स आ रहा है। एंड काफ़ी बढ़िया अपॉर्च्युनिटीज़ है इस वक़्त इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ के लिए, स्पेसिफिकली जो हाइवेज़ एंड रोड्स पे पार्टिसिपेट करती हैं। इनका कहना है कि ये 14% ऑफ टोल रेवेन्यू जिनके पास आता है एज़ कलेक्शन कॉस्ट, अ, ये स्पेंड करते हैं। एंड इनका मॉडल ये है कि कंपनी जो कलेक्ट करती है टोल, वो गवर्नमेंट को एडिशनल 2% और पे करे। तो यस, जो इन्होंने कुछ नए टोल मॉडल्स बनाए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाए थे, एक वीडियो में जहाँ पे हमने सीखा था कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ कैसे पैसा कमाती हैं। ये जो टोल बन रहे हैं इतने सारे, क्या ये सारा टोल का पैसा गवर्नमेंट रखती है? क्या ये पैसा पूरा का पूरा ये कंपनीज़ रखती हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। इसका जो मॉडल है, अगर मेरे व्यूअर्स ने वो वीडियो देखी है, तो ज़रूर आप शायद बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई थिंक 2 मेजर तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है इसमें, अलग-अलग 2 अलग मॉडल्स हैं। तीसरा मॉडल नितिन गडकरी जी लेके आए हैं, रोड कंपनीज़ के साथ प्रॉफिट शेयरिंग का ओवरऑल, जिसमें गवर्नमेंट भी पैसे खर्च करती है और कंपनीज़ भी पैसा रेज़ करती हैं। और इसमें जो टोल आता है, उसमें पार्शियल ग कंपनीज़ के इससे रिकवर करती है अपना कॉस्ट और प्रॉफिट भी, और उसके बाद कुछ दिन बाद वो गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ अगर आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा था। लॉकहीड टाटा टू मेक C-130Js इन इंडिया। लॉकहीड मार्टिन, मैं बताऊँ, यूएस की और पूरी दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस कंपनीज़ में से एक है। लॉकहीड मार्टिन का ही हम लोग बहुत ही फेमस जो जेट्स हैं, हम लोग देखते हैं फाइटर जेट्स, एंड काफ़ी सारे जेट्स यूएस के ओवरऑल ये दूसरी कंट्रीज़ को भी बेचते हैं। जैसे इंडिया की एक प्रोजेक्ट में इन्होंने कहा था कि ये हमें F-16 देने को तैयार हैं, और ये F-16 काफ़ी मॉडर्न होंगे, जिन्हें इंडिया में ये मैन्युफैक्चर करने को भी तैयार हैं। तो F-16, F-22 रैप्टर एंड आई थिंक F-18 हॉर्नेट है, आई गेस, आई थिंक आई एम गेटिंग कन्फ्यूज़्ड। तो F-35 लाइटनिंग, ये सारे जो फाइटर जेट्स हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स माने जाते हैं, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, ये लॉकहीड मार्टिन ही बनाती है। एंड लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम्स, इन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस किया एक एग्रीमेंट, जहाँ पे ये एक्सपैंड करेंगे अपने पार्टनरशिप को। एंड C-130J बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिकल एयर लिफ्टर प्रोजेक्ट है, इंडिया को ये बहुत पसंद है, मैं बता दूं आपको। एंड सुपर हर्क्यूलिस टैक्टिकल एयर लिफ्टर प्रोजेक्ट, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग की अनाउंसमेंट हुई है। एंड यहाँ पे एंट्री हो रही है टाटा एडवांस सिस्टम्स की डिफेंस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल में इंडिया के लिए।
जो डेवलपमेंट है इसे देखा जा रहा है कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन एनहांसिंग इंडियाज़ डिफेंस एंड एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़ एंड ये तब आ रहा है जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यूएस से ट्रैवल करके आए हैं एंड दोनों साइड्स ने अफर्म किया कि यहाँ पे ये साथ में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इंडिया में इसकी असेंबली की जाएगी और एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के लिए एज अ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एंड यहाँ पे अप्रूवल लिए जाएंगे यूएस से और इंडियन गवर्नमेंट से, दोनों डिफेंस मेजर्स ने कहा है। इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे चाहती है कि करीब 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये लेकर आए ताकि ये रिप्लेस करे उसके AN-32 प्लेन्स के एजिंग फ्लीट को। लॉकहीड मार्टिन का जो C-130J है एंड यहाँ पे ओवरऑल जो 2 चीज़ें हैं, लॉकहीड मार्टिन का जो C-130J है, एम्ब्रेयर डिफेंस है एंड सिक्योरिटीज़ C-390 मिलेनियम एंड एयरबस डिफेंस एंड स्पेसेस A400M एयरक्राफ्ट ये टॉप कंटेंडर थे मेगा मेगा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के। तो यहाँ पे ओवरऑल कौन अलग-अलग हम लोग एयरक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं और ये सारे एयरक्राफ्ट्स हैं। लॉकहीड मार्टिन का C-130J एंड इसकी फ़ोटोज़ कई लोगों ने देखी होगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप जितने इंडिया के इवैक्यूएशन वाले वीडियोज़ देखेंगे एयरफोर्स के, चाहे अफ़गानिस्तान का इवैक्यूएशन था, चाहे अगर आप देखें हमारे मिडल ईस्ट से हमने कुछ इवैक्यूएशंस किए थे वो हैं, तो यहाँ पे C-130J ही यूज़ किया जाता है हमेशा, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है इसका। एंड इसके कॉम्पिटिशन में एम्ब्रायर डिफेंस, सिक्योरिटीज़ C-390 मिलेनियम एंड एयरबस डिफेंस, एयरबस आई थिंक फ्रेंच है, दिस इज़ फ्रेंच एंड स्पेसेस A400M एयरक्राफ्ट ये टॉप कंटेंडर्स थे इस मेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो एक इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 12 यूनिट्स हैं 130J के। आते हैं अगले एडिटोरियल पर। ट्रम्प इज़ द ओनली वन थ्रेटनिंग द डॉलर। अब ओवरऑल अगर आप इसके नेचर को इवैल्यूएट करेंगे इस एडिटोरियल के, तो ये काफ़ी मैं कहूँगा प्रो डेमोक्रेटिक एडिटोरियल लगता है बिल्कुल एंड ट्रम्प के काफ़ी अगेंस्ट लगता है। बट कुछ चीज़ें फैक्ट हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। सो वी आर नॉट हियर टू डिस्कस पॉलिटिक्स, सो इसीलिए मैं आपको ये पहले ही मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है डोनाल्ड ट्रम्प की स्ट्रैटेजी की फॉर री-इलेक्शन एंड यहाँ पे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं कुछ। जैसे माइग्रेंट्स को लेके ट्रम्प का कहना है कि जो इल्लीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं इंडिया में, वो जॉब्स छीन रहे हैं हमारे अमेरिकन लोगों की एंड स्पेसिफिकली ब्लैक वर्कर्स की एंड क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कंपेयर्ड टू बिफोर एंड इल्लीगल इमिग्रेंट्स क्राइम ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन राइटर का ये कहना है जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है कि क्राइम एक्चुअली पहले से कम है और इकोनॉमी जो ट्रम्प का कहना है कि इस वक़्त शैम्बल्स में है, बिखर चुकी है, एक्चुअली इसका उल्टा है। इकोनॉमी पहले से काफ़ी अच्छा कर रही है। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट इस वक़्त ये आइडिया लेकर आए हैं कि कंट्रीज़ ग्रीनबैक को अवॉइड कर रही है। ग्रीनबैक डॉलर को बोला जाता है एंड इनका कहना है कि डॉलर को अवॉइड किया जा रहा है पूरी दुनिया में। एक मेजर सीज में चल रहा है डॉलर, मतलब इसके खिलाफ साजिश चल रही है इस वक़्त एंड रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी डोनाल्ड ट्रम्प ने विस्कॉन्सिन में इस रैली में कहा कि अगर आप डॉलर को अवॉइड करेंगे, डॉलर को छोड़ देंगे, तो आप यूएस के साथ बिज़नेस नहीं कर सकते एंड आपके गुड्स पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब कोई भी कंट्री ये कहे कि वो डॉलर यूज़ नहीं करना चाहती है ट्रेड करने के लिए, कोई दूसरा करेंसी अगर यूज़ करना चाहती है, तो यहाँ पे उस पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। और जो इम्प्लीकेशन है लाइक मोस्ट थिंग्स ट्रम्प जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि वो प्रिवेंट कर सकते हैं ऐसे कैलामिटी को एंड मेक नो मिस्टेक इट वुड बी अ कैलामिटी अगर ऐसा सही में हुआ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। डॉलर पूरे दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। अगर हम बात करें तो यूएस को बहुत बड़ा प्रिविलेज मिलता है डॉलर की वजह से। डॉलर इस टाइम पे पूरे दुनिया की करेंसी है, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं इंटरनेशनली, बेचना चाहते हैं, यू नीड डॉलर। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स या दूसरी कंट्रीज़ डॉलर से दूर जाती हैं, तो यूएस को यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यूएस का बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जो बोरो करता है ये और बहुत हेवीली बोरो करता है। यूएस काफ़ी ज़्यादा उधार लेकर अपने इकोनॉमी को चलाता है यहाँ पर। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नहीं आए हैं, जो लोगों को जिनकी नॉलेज नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं ये डी-डॉलराइज़ेशन स्पेकुलेशन से। लोग आम जनता डर जाती है और काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यूएस ने ना बहुत गलत फ़ायदा उठाया है, इसको वेपनाइज़ किया है, जो डॉलर का डोमिनेंस है पूरी दुनिया में और इसकी वजह से इन्होंने हेवी फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए रशिया पर और दूसरी कंट्रीज़ पर भी जो यूएस के अगेंस्ट रहे हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पहुँचा है उन कंट्रीज़ को क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से। तो
ये जो कंट्रीज़ हैं जिनका आइडियोलॉजिकल लीनिंग कॉन्फ्लिक्ट करता है यूएस के साथ, वो नहीं चाहेंगी कि ये सिर्फ़ यूएस की करेंसी पे डिपेंडेंट रहे, ये चाहेंगी कि किसी दूसरे फ्रेंडली कंट्री की करेंसी पे ये डिपेंडेंट रहे। जैसे कि ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने केप टाउन में एक मीटिंग की, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया एंड इन्होंने नए पॉलिसीज़ की बात की, जहाँ पे कहा गया कि एक शेयर्ड करेंसी जो हम 5 कंट्रीज़ के बीच में काम कर सकें, हम इस पे वर्क करते हैं, ताकि हम यूएस के डॉलर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहें। लेकिन ये आसान नहीं होने वाला है। जब से रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेज़न किया है 2022 फरवरी से, तब से डॉलर का ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन में डिमांड और इंक्रीज़ हो गया है। ये 47.8% हो गया है, जो पहले 38.9% था, अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट। एंड यहाँ पे अगर आप देखें ओवरऑल, तो 10 साल पहले डॉलर का जो शेयर था वो था 35%, जो अब इंक्रीज़ हो गया 47.8% हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रम्प अगर ये कह रहे हैं कि डी-डॉलराइज़ेशन की बात चल रही है और डिमांड कम हो रहा है पहले से डॉलर का, तो ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली ट्रांज़ैक्शंस डॉलर्स में और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये राइटर का कहना है। एंड ओवरऑल अगर आप देखें, जो फॉरेन होल्डिंग्स हैं यूएस ट्रेज़री सिक्योरिटीज़ की, ये बढ़ चुकी है अब $1.14 ट्रिलियन सिंस द एंड ऑफ 2020 थ्रू जून, जो पहले $1.07 ट्रिलियन था। तो यहाँ पे भी काफ़ी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। एमएससीआई का जो यूएस इंडेक्स ऑफ इक्विटीज़, ये 42% बढ़ चुका है 2020 से, 17 गुना ज़्यादा है ये एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स से, एक्सक्लूडिंग यूएस। तो ट्रम्प, इनका कहना है, कन्वीनिएंटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को। एंड ओवरऑल इनका ये कहना है कि डॉलर और यूएस इकोनॉमी पे डैमेज पड़ रहा है, लेकिन इसका उल्टा है। इनका ये भी कहना है कि जो डॉलर का शेयर है ग्लोबल करेंसी रिजर्व्स में, ये 65% से 60% पे आ गया था जब डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के प्रेसिडेंट रहे ओवरऑल, एंड जब वो छोड़ कर गए। और बाइडेन के टर्म में डॉलर का जो शेयर है ये स्टेबलाइज हुआ है और अब 58.9% है एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। इवन सो ट्रम्प जो कह रहे हैं 100% टैरिफ लगाएंगे ये कंट्रीज पे जो डॉलर को शन करेंगी, इसमें बहुत बड़ा एक फेटल फ्लॉ है। ये पॉसिबल है कि कुछ प्रोहिबिटिव टैरिफ लगा दिए जाएं, टैक्स लगा दिए जाएं ऑपोजिट कंट्रीज के ऊपर, जिसमें कंट्रीज हो सकता है और ज़्यादा दूर चली जाएँ ग्रीनबैक से, और इससे डॉलर में काफ़ी बड़ा वीकनेस देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो अगर यूएस इम्पोज़ करने की सोच रहा है प्रोहिबिटिव टैरिफ्स अक्रॉस द बोर्ड, तो उनको बहुत बड़ा एक डिसरप्शन कॉज़ करना पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में। येस, जैसे इन्होंने डॉन किहोटे का एग्ज़ाम्पल दिया है, जिन्होंने विंडमिल्स को अटैक किया था इस बिलीफ में, गलत बिलीफ में, कि ये एक विकेड जायंट्स हैं। तो ट्रम्प भी फेमस है इस चीज़ के लिए कि वो इमेजिनरी एनिमीज़ बनाते हैं अपने ख़्यालों में और उन पर अटैक करते हैं। एंड इनका ये कहना है कि एटलीस्ट किहोते काफ़ी बार ह्यूमिलिएट होने के बाद ये रियलाइज़ कर चुके थे कि जो फ़ॉली है इनकी क्वेस्ट का, वो अपने उसको रियलाइज़ किया इन्होंने एंड वो वापस घर आ गए, लेकिन ट्रम्प अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी यहाँ पे रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं। आते हैं अगले एडिटोरियल आर्टिकल पर, और ये है फ्यूचर प्रूफिंग ईवी मार्केट। फ्यूचर प्रूफिंग ईवी मार्केट, तो ओवर द लास्ट 5 इयर्स अगर आप देखें इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को इंडिया में, इसमें रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ओवरऑल एक क्रिटिकल ड्राइवर रहा है ग्रोथ और इनोवेशन का ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें। लेकिन अगर इंडिया पोजीशन करना चाहता है अपने आप को एज अ ग्लोबल प्लेयर इन ईवी रेवोल्यूशन, तो बहुत एसेंशियल है कि वो अपने गोल को अचीव करे, जो है ईवी 30 at 30। इसका मतलब क्या है कि 2030 तक हम चाहते हैं कि इंडिया में 30% गाड़ियां जो बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। ओवरऑल मार्केट पेनिट्रेशन की यहाँ बात हो रही है। एंड ईवी पैसेंजर कार सेल्स अगर आप देखें, तो ओवरऑल डिक्लाइन हुई है पिछले 2 साल में। यस, ये जो डिक्लाइन है इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। डी-एक्सेलरेशन आना कोई यूनिक चीज़ नहीं है टू इंडिया, एंड जो ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री है वहाँ पे भी स्लो डाउन फेस करना पड़ रहा है इसे। तो काफ़ी सारे इम्पेडिमेंट्स हैं एंड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ये इंडस्ट्री अभी फेस कर रही है, और अपने गोल को शायद ये अचीव इस हिसाब से तो बिल्कुल भी ना कर पाए। 2023 की बात करें, तो यहाँ पे ईवी ने हाईएस्ट सेल्स देखा था, करीब 15 लाख यूनिट्स बिके थे। फोर व्हीलर सेगमेंट में 110% की ग्रोथ आई थी। एंड फर्स्ट 4 मंथ्स की बात करें अगर एफवाई 25 की, तो पौने 5 लाख यूनिट बिके हैं ईवीज के, एंड ये 3.13% डाउन है पिछले साल से। डिक्लाइन क्यों आया है? वीक परफॉर्मेंस है टू और फोर व्हीलर सेगमेंट्स में, दोनों में 11% का फॉल आ रहा है ईयर ऑन ईयर। एंड ओवरऑल जो इंडिया का 30% पेनिट्रेशन टारगेट है 2030 तक का, ये काफ़ी बड़ा कंसर्न का मैटर है ओवरऑल, क्योंकि इस हिसाब से तो हम ये अचीव नहीं कर पाएँगे। इंडिया में इस वक़्त सिर्फ 2.13% का पेनिट्रेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। यस, सिर्फ 2.13%।
जो ओवरऑल गाड़ियाँ हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं एंड 30% का टारगेट काफ़ी दूर नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ से 15 गुना ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहिए। मेजर फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ईवी इतना फेमस नहीं हो पा रहा है इंडिया में? सबसे पहला प्राइमरी कल्प्रिट तो है लो एडॉप्शन ऑफ ईवीज़ का, वो है हाई प्राइस। ये कार्स काफ़ी महँगी है। जैसे अगर आप कंपैरिज़न करें तो 10 लाख के अंदर ईवी के सिर्फ़ 2 मॉडल आते हैं, जबकि 50 मॉडल आते हैं पेट्रोल डीज़ल के। ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं पेट्रोल डीज़ल में एंड ईवी के लिए नहीं है। तो रनिंग कॉस्ट तो कम है, लेकिन बहुत ही कम ईवीज़ अवेलेबल हैं जिसकी वजह से ये डिसरप्ट नहीं कर सकते हैं इस कार मार्केट को। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड ड्रिवन इंसेंटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने जो बनाया है जैसे कि फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, यहाँ पर ओवरऑल हमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है। कंज्यूमर्स को यहाँ पे सब्सिडीज़ दिए गए अप टू ₹10,000 पर किलोवाट ऑवर फॉर 4 व्हीलर व्हीकल्स एंड इससे काफ़ी गाड़ियों के दाम 1.5 लाख तक घट गए थे कंज्यूमर्स के लिए। फेम 2 जब खत्म हुआ तो गवर्नमेंट लेकर आई है ईएमपीएस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम एंड यहाँ पे ये सब्सिडी देगी किनको? 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ईवीज़ को भी। गवर्नमेंट ने मूव किया है ईवी को सबसे लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में, सिर्फ 5% टैक्स लगता है अगर आप ईवी खरीदते हैं, लेकिन एक नॉर्मल कार पे हमें 28% टैक्स देना पड़ जाता है। 11 स्टेट्स ने तो सब्सिडाइज कर दिया है या एग्जेम्प्ट कर दिया है रोड टैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और चार्जिंग कॉस्ट को कम करने के लिए 21 स्टेट्स सब्सिडीज ऑफर करते हैं कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है ईवीज को चार्ज करने के लिए। तो काफी सारे डिमांड इंसेंटिव्स है जिसकी वजह से गवर्नमेंट काफ़ी बूस्ट कर पाई है ईवी को डिमांड को। लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी नहीं है। यहाँ पे हमें एनकरेज करना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट एफिशिएंट व्हीकल्स। जब तक कि कॉस्ट कम नहीं होगा, ये सारे सब्सिडीज़ किसी काम नहीं आएँगे। येस, सबसे पहले जो सबसे पहला बैरियर आ रहा है लोगों के दिमाग में वो है कॉस्ट का। अगर उसे आप दूर नहीं करोगे, तो आप चार्जिंग पे देके करोगे क्या सब्सिडी? चार्ज करने के लिए कोई गाड़ी तो ले पहले। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एम्प्लीफाई करना चाहती है ईवी के प्रोडक्शन को, तो इसके लिए इन्होंने 2 स्कीम भी लॉन्च की है, जिसमें प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज़ किया गया एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, ऑटो कंपोनेंट्स के थ्रू और एडवांस केमिस्ट्री सेल्स के थ्रू। यस, ईवी बैटरी ये हम खुद से नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इसमें ग्रोथ आ रहा है और इंडिया खुद से अपनी बैटरीज़ प्रोड्यूस करने लग जाएगा कुछ ही सालों में। एंड जिस जंक्शन पर अभी हम हैं, तो ईवी 30 एट 30 टारगेट के लिए स्ट्रॉन्गर पॉलिसी चाहिए होगी। हमें प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ाना होगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल करना होगा। इस स्केल पर हम प्रोड्यूस करें गाड़ियों को कि हमें पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी सस्ता पड़े एंड यहाँ पे हमें मैंडेट करना होगा कि मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग ओवरऑल ट्रेड क्रेडिट्स दें ऑन द बेसिस ऑफ ज़ेड-ईवी प्रोडक्शन। एंड बेसिकली जो सप्लाई चेन है, यहाँ पे इसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। हम जो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो महँगी पड़ रही हैं, उसको हम लोग लोकल प्रोड्यूस करें, राइट? एंड इसके अलावा जो कॉस्ट है, 10 लाख के अंदर-अंदर जितनी गाड़ियाँ आती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। येस, तभी हम एडॉप्शन कर पाएँगे। अगर आप गाड़ियाँ निकाल रहे हैं ईवी की 50 मॉडल्स निकाल दिए आपने 15 लाख और 20 लाख की, कितने लोग लगता है आपको इंडिया में ले पाएँगे? येस, नहीं ले पाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2 व्हीलर सेगमेंट को इम्प्रूव किया जाए, 3 व्हीलर सेगमेंट को इम्प्रूव किया जाए एंड 4 व्हीलर सेगमेंट जो 10 लाख से कम में आता है, सॉरी 10 लाख से कम का है, यहाँ पे वर्क किया जाए। अगर ये फैक्टर सक्सेसफुली कोई कंपनी कर पाती है, तो तभी वो ग्रो कर पाएगी इंडियन मार्केट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।